हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बेटा। उम्मीद है बहुत बढ़िया से होंगे और पढ़ाई बहुत अच्छे से आपकी चल रही होगी। ठीक है ना। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे 13.4 प्रश्नावली 13.4 का सॉल्यूशन आज करेंगे। इंट्रोडक्शन हमने इससे पहले वाली वीडियो में कर दिया था, तो मैं सभी से कहूँगा, सारे बच्चों से यही कहूँगा, पहले एक बार उसको देख लें इंट्रोडक्शन को, और फिर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे बेटा जो आप अपने आप कर पाओगे। और जहाँ दिक्कत आए फिर ये वीडियो आपके पास अवेलेबल है ही है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं प्रश्नावली 13.4 और इसके सॉल्यूशन की। और इससे इंट्रोडक्शन में हमने एक चीज पढ़ी थी, शंकु का छिन्नक पढ़ा था। उसी के संबंध में जो है शंकु का, ठीक है नहीं आपके पास में, शंकु का छिन्नक हमने पढ़ा था क्या होता है ना। शंकु का छिन्नक आपके पास में क्या होता है वो हमने पढ़ा था, और उस संबंध में हमने 2-3 फॉर्मूले पढ़े थे। ठीक है, 2-3 फॉर्मूले पढ़े थे कि छिन्नक का आयतन क्या होता है ना आपके पास में, छिन्नक का आयतन क्या होता है। ठीक है आपके पास में। और एक चीज़ और पढ़ी थी हमने कि छिन्नक का वक्र पृष्ठ है ना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्र। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्र शॉर्टकट में क्या कहते हैं, कर्व सरफेस एरिया CS से क्या होता है ना। और एक चीज और हमने पढ़ी थी उसकी, संपूर्ण पृष्ठ कुल छिन्नक का जो आपके पास में है, छिन्नक का, ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय, ठीक है ना आपके पास में क्षेत्रफल। और इसको क्या कहते हैं हम लोग, TS से, टोटल, T फॉर टोटल होगा ना, कुल मतलब टोटल, तो टोटल सरफेस एरिया TS से है ना। ये 3 चीजें हमने पढ़ी थी इससे पहले वाली वीडियो में। ठीक है, और छिन्नक क्या है, पहले छिन्नक अच्छे से बता दिया था कि अगर मेरे पास कोई शंकु है ना, एक्सरसाइज करने से पहले थोड़ा सा एक बार रिकॉल करते हैं कि ये मेरे पास कोई शंकु, अगर इसको इसके आधार के समांतर ऐसे काट दें तो मेरे पास में 2 आकृतियां मिलेंगी। जैसे कि ऊपर वाली एक आकृति मिलेगी, ये तो कोई अलग आकृति नहीं है, ये तो एक शंकु ही है, ये तो एक शंकु ही है। लेकिन एक नीचे की तरफ जो आकृति बन के निकलती है इस तरीके की, ठीक है ना, आपके पास में आकृति निकलती है ऐसी करके, तो नीचे वाली जो आकृति है यही है हमारे पास में शंकु की, ठीक है ना आपके पास में शंकु का छिन्नक। ठीक है मेरे बेटे, तो ज़्यादा डिटेल इसमें नहीं डिस्कस करेंगे। क्यों नहीं डिस्कस करेंगे, क्योंकि पहले ही हम लोग कम से कम 40 या 45 मिनट की वीडियो बना चुके हैं इंट्रोडक्शन पे, और इंट्रोडक्शन का मतलब यही होता है कि एक्सरसाइज में फिर दिक्कत ना आए। तो अब हम लोग बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ, और एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। सिर्फ फॉर्मूले आपको बार बार मैं बता रहा हूं, इसके पढ़ लेना यार। एक बार फॉर्मूले रिकॉल करें, नहीं करेंगे रिकॉल, क्योंकि इंट्रोडक्शन है हमारा, उसमें मैंने सारे फॉर्मूले बताए हैं, और क्वेश्चन में जहां भी फॉर्मूला इस्तेमाल होगा साथ ही साथ बताते चलेंगे। ठीक है नहीं, अब शुरुआत से नहीं बताएंगे, इंट्रोडक्शन में हमने बता चुके, यानी कि इससे पहले वाली वीडियो में हम बता चुके हैं। बार बार रिपीट करने से मजा नहीं आता ना। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट, फटाफट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, पानी पीने वाला एक गिलास है, 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। ओके, दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। तो इस गिलास की धारिता ज्ञात करनी है। धारिता का मतलब आपको पता है, आयतन ज्ञात करना। तो गिलास कैसा है, गिलास ऐसा ही होता है आपके पास में, है ना, आपके पास में। ठीक है, थोड़ा सा खुला के बनाओ गिलास ऐसा। अब ये छिन्नक के आकार का ही तो हुआ, क्योंकि ये शंकु, ये गिलास जिस शंकु में से बना होगा वो ऐसा होगा, है ना, और उसको यहां से कट कर दिया होगा, यानी कि नीचे वाला हिस्सा इसका निकाल के किसी और चीज में इस्तेमाल। तो देखो ये बन गया ना, यही आकृति से। तो हमारे पास में गिलास एक की आकृति जो रहती है वो शंकु के छिन्नक के जैसी ही रहती है। ठीक है, शंकु के छिन्नक के जैसी ही रहती है। ठीक है आपके पास में। ओके, और हमें दिया क्या है, हमें दिया गिलास की जो ऊंचाई है वो 14 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये जो यहां से यहां तक की जो हाइट होगी इसकी, इसको हम लोग H कहते हैं, H ही कहते हैं, 14 सेंटीमीटर। जो फॉर्मूले हमने बताए थे यार, बताना ही पड़ेगा शायद, मुझे लग रहा है कि फॉर्मूले जो हमने बताए थे, अगर ये शंकु का कोई छिन्नक है, ठीक है आपके पास में, और इसके ऊपर वाले टॉप की त्रिज्या हमको हम R1 कहेंगे, और जो नीचे आधार की त्रिज्या उसको हम R2 कहेंगे। इसकी ऊंचाई को हम लोग
एच कहेंगे और इसकी जो तिर्यक ऊंचाई है उसको हम एल कहेंगे। इस संबंध में बातें हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी हम थोड़ी सी कनेक्शन जोड़ रहे हैं ताकि बड़ी उम्मीद से कुछ बच्चे आए होंगे, क्वेश्चन सॉल्यूशन देखेंगे, है ना, उनको नहीं पता होगी तो फिर वो छोड़ के जाएंगे, हमें ऐसा भी अच्छा नहीं लगता। तो अब हमें दिया क्या है, एक्चुअली दिया क्या है, उसने जो कहा है दोनों सिरों के व्यास। अच्छा, बड़े वाला सिरा तो ये है, तो ये बड़े वाला सिरा इसका जो व्यास है वो 4 सेंटीमीटर है। कितना है? 4 सेंटीमीटर है। और जो छोटे वाला सिरा है इसका, ये वाला, ये उसने दिया 2 सेंटीमीटर है। ठीक है भैया, अब हमें इसकी धारिता निकालनी है। अब मैं बताता हूं, देखिए सिंपल सी बात है। सबसे पहले आप लोग बात करेंगे इसमें R1 क्या बनेगी, R2 क्या बनेगी, H क्या बनेगा, L क्या बनेगा। तो देखो, गिलास के, ठीक है, गिलास के ऐसा लिख लेंगे, सिरों की त्रिज्याएं, क्या त्रिज्याएं। तो R1 बनेगी हमारे पास में ऊपर वाली त्रिज्या, और वो क्योंकि व्यास 4 सेंटीमीटर तो 4/2 इसको कह लेंगे, तो हमारा 2 सेंटीमीटर आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर। इसी तरीके से R2 जो बनेगा मेरे पास में बेटा, वो बनेगा 2 सेंटीमीटर व्यास दिया है पूरा टोटल यहां से यहां तक का, है ना। हम लोग त्रिज्या निकालेंगे तो 2 से भाग करेंगे तो 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। और साथ ही साथ मेरे को चाहिए एच जो है, यानी कि आपके पास में गिलास की जो ऊंचाई है, गिलास की आपके पास में गिलास की जो ऊंचाई है बेटा, है ना, क्या ऊंचाई। और ऊंचाई जो मेरे पास में है वो हमारी एच है, और एच की वैल्यू जो दी है उसने 14 सेंटीमीटर दी है। देखो, सवाल करते समय एक बात विशेष ध्यान रखा करो कि जो यूनिट है, यानी कि जो मात्रक है, वो प्रत्येक जो चीज दी गई है वो समान है या नहीं है। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि ये अलग अलग चीजें आ जाए तो फिर आपको क्वेश्चंस में प्रॉब्लम्स, आंसर में दिक्कतें आ सकती हैं। ओके, तो मेरे को चाहिए आयतन। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूं गिलास का आयतन। गिलास की धारिता कहो कि धारिता कहो या आयतन कहो, बात एक ही है, धारिता कहो या आयतन कहो, है ना। आयतन भी कह सकते हैं, नो प्रॉब्लम, मतलब ठीक है, इज इक्वल टू। आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3, ये पिछली वीडियो में बताया था लेकिन अभी बता रहे हैं, 1/3 पाई एच R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 R2। अच्छा, ये फॉर्मूला, इसमें इस फॉर्मूले के अंदर खास बात ये रहती है कि R1 बड़ा होगा R2 से। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, R1 R2 को कैसे भी कंसीडर कर ले, लेकिन ये कंडीशन है। R1 बड़ा है R2 का मतलब क्या है कि ऊपर वाला हिस्सा चौड़ा है, नीचे वाला हिस्सा छोटा है, यानी कि ऊपर की त्रिज्या ज्यादा है, नीचे की त्रिज्या कम है, तो प्रॉब्लम नहीं होगी। इस फॉर्मूले में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि R1 बड़ा है R2 से कोई कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, आंसर आपका सेम आएगा। लेकिन अगर ये चीजें जानकारी हो तो अच्छी बात रहती कि बातें आपको पता है। ओके, तो भैया सब कुछ है मेरे पास, बस देर किस बात की है। पाई की वैल्यू हम रखना चाहते हैं 22/7 रख लेंगे, 22/7 इंटू एच जो मेरे पास में है वो 14 है, और अंदर आ जाएगा R1 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, R2 का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, और R1 R2 मतलब दोनों की गुणा 2 एकम 2। ठीक है बेटा, तो 7 दूनी हो जाएगा 14, तो 22/3, नहीं ऐसा कर लो ना, 44/3 गुणे, और आ जाएगा 4 और 1 5 और 2 7। ठीक है, आपके पास में तो फाइनली कितना बनेगा, फाइनली बनेगा इसका जो आंसर बनेगा, इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे हम लोग। ठीक है, इसकी क्या कर लेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे। कैलकुलेशन मतलब देखो काट लो पहले, चलो थोड़ा सा, या नहीं काटना चाहते हो तो ऐसे कर लो। 7 चौक 28 का 8 अस्सी लेके 2, 7 चौक 28 और 2 होते हैं 30, 308/2। तो अगर मैं 308 को डिवाइड कर लूँ, साइड में ले जाएगा 3 से, तो 3 एकम तो 3 हो जाएगा, है ना, ऊपर से 0 बचा, फिर 0 ना चलने की 0 लगा लो, ऊपर से 8 होगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, है ना, बचे 2, फिर दशमलव लगाई 0 बढ़ाई, और 3 6 18, है ना, फिर 2 बचेंगे, तो ये 6 6 आता चला जाएगा। तो फाइनली आ जाएगा 102.66 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा आंसर, क्योंकि आंसर सेंटीमीटर में दिया है। तो आप लोग पीछे आंसर शीट में जरा देख लें, है ना, कि भाई सही हैं बातें या नहीं है जो हमने किया है। इन्होंने दिया 102 सही, इन्होंने पीछे दिया है 102 सही 2/3, या फिर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 0 और 3। हाँ सही है, अगर यहाँ छोड़ेंगे इसको सही में लिख सकते हैं, मतलब आंसर सही है, बस ज़्यादा बात नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है,
तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन पे। इसमें ज्यादा कुछ खास, इसमें केवल आयतन की फॉर्मूले की बात हुई है और आप लोग आयतन के फॉर्मूले को जान पड़े होंगे, अब जान चुके होंगे, जान तो पहली ही वीडियो से चुके होंगे बेटा, है ना। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, हाँ दूसरा क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड भाई साहब कह रहे हैं एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले मैं शंकु का छिन्नक बना लूं। छिन्नक की तो डायग्राम अब दिमाग में आ जाना चाहिए। ये एक शंकु का छिन्नक है, अच्छा सा छिन्नक है, ओके। फ्रस्टम अंग्रेजी में बोलते हैं छिन्नक। ऐसा लगता है जैसे छिलक की बात हो रही, छिलके की बात हो रही हो ना कि छिलका नहीं, ये शंकु का एक हिस्सा होता है, ओके। तो एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, उसके वृत्तीय सिरों की परिधियां जो हैं, ओके, इस बार परिधि दी है ना, 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। इनके छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना। तो 2 मिनट की बात है। देखिए भाई साहब कह रहे हैं तिर्यक ऊंचाई एल ये होती है, तो एल इज गिवन, एल कितना दिया है 4 सेंटीमीटर दिया है, कितना दिया है 4 सेंटीमीटर। और इनके ऊपर के जो देखो शंकु के छिन्नक, मैं लिखता हूं यहां पे, ठीक है, क्या कि शंकु है ना आपके पास में, शंकु के छिन्नक, ठीक है, छिन्नक, ठीक है, छिन्नक क्या कहा गया, छिन्नक के सिरों, है ना, के सिरों की परिधियां दी हैं उसमें, परिधियां, ठीक है, परिधियां पता है आपको क्या होता है। परिधि का मतलब ये ऊपर की तरफ वाला जो हिस्सा है, ये पूरा का पूरा ऐसा उसने दिया है, क्योंकि आपको पता है जब इसको सामने से देखेंगे तो ऊपर छिन्नक का जो ऊपर का टॉप का हिस्सा दिखाई देगा वो भी एक वृत्त होगा, और ऐसे ही जो नीचे वाला हिस्सा होगा वो थोड़ा छोटा होगा लेकिन वो भी एक वृत्त होगा। और हम लोग कह रहे हैं बड़े वाले को, अच्छा ये मान के चलना कि बड़े वाली त्रिज्या को हम लोग हमेशा R1 बड़ा R2 मान के चलते हैं, तो ऊपर वाली को हम लोग R1 त्रिज्या मानते हैं, नीचे वाले को R2 मानते हैं। तो ये कह सकते हैं कि 2 पाई R1, क्योंकि इसकी परिधि क्या होगी, परिधि या परिमाप, देखो परिमाप भी कुछ लोग शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर परिधि भी कुछ लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, दिक्कत नहीं है। और आपको पता है अगर R त्रिज्या हो तो होता है 2 पाई R, बट हमने इसको R1 माना है तो 2 पाई R1, ठीक है, तो 2 पाई R1। तो जो 2 पाई R1 है, बड़े वाली जो त्रिज्या है, बड़े वाली कितनी 18 सेंटीमीटर है, और तथा 2 पाई नीचे वाली जो है R2 दैट इज इक्वल टू मेरे पास में है 6 सेंटीमीटर है। तो अगर मैं यहां से R1 R2 की वैल्यू निकाल लूं तो सीधी सी बात है, इससे पाई R1 की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, ठीक है, आपके मीटर में सेंटीमीटर में ही है। और साथ ही साथ जो R2 पाई R2 की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ठीक है, आपके पास में 3 सेंटीमीटर। क्यों है 3 सेंटीमीटर, समझ पा रहे हो ना भाई, 2 से, ये 2 था, 2 से डिवाइड कर लेंगे ना इसको, ये 2 था, इसको डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। अच्छा अब मेरे को, मैं तो पाई की वैल्यू निकालना चाह रहा हूं ना, पाई तो हमारे पास होता है R1 की वैल्यू कैसे निकालें, 22/7 कर लें, ठीक है, आपके पास में कैसे कर लें, 22/7 कर लें, ठीक। तो कर लो ये काम, क्योंकि इसकी जरूरत हमें पड़ेगी आगे की तरफ, कि R1 इज इक्वल टू आ जाएगा 9/22/7, ऐसे तो लिखेंगे, मतलब समझ नहीं रहे हो, इसकी वैल्यू 22/7 लिखिएगा बेटा, तो R1 इक्वल टू आ जाएगा 9, या R1 इक्वल टू आ जाएगा 9 गुणे 7/22, या फिर R1 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी हमारे पे कितनी 63, 9 सते 63/22, बस चक्कर में ना पड़ो, इतना ही सेंटीमीटर छोड़ दो इसको। अब जो R2 है बेटा, R2 जो रहेगा वो भी 22/7 लिखेंगे, और R2 इक्वल टू आ जाएगा 3, या R2 बराबर जाएगा 3 गुणे 7 है ना, 3 गुणे 7/22, या R2 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 7×21/22 सेंटीमीटर। और साथ ही साथ हम लोगों को एक चीज और दी है, ठीक है, नहीं हमें एक चीज और दी है, L दिया है ना, जो तिर्यक ऊंचाई है, तिर्यक ऊंचाई जो है L जो दिया है वो दिया है हमें कितना 4 सेंटीमीटर, 4 है ज्यादा है, हाँ 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो मेरे को क्या निकालना है, इसका छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि CS से निकालना।
तो निकालते हैं छिन्नक का वक्र, है ना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर आ जाएगा, कितना फॉर्मूला होता है, ये होता है पाई एल इंटू R1 प्लस R2, ये फॉर्मूला होता है, याद कर लो इसको, इस फॉर्मूले को रट्टा मार लो, पाई, ठीक है ना, L इंटू R1 प्लस R2, तो पाई है मेरे भाई 22/7 रख लो, L की वैल्यू हमारी 4 है, R1 मेरे पास में 63/22, R2 मेरे पास में 21/22, ठीक है, मैं उधर से खाली कर रहा हूं ताकि सॉल्यूशन पूरा हो जाए, है ना, आपके पास में, ठीक, ओके। तो भाई साहब ये आ जाएगा 22/7 तो है ही है, इंटू 4 भी है, और ये आ जाएगा, देखो एलसीएम से इनका जो हर है वो बराबर है, तो आ जाएगा ऊपर 84/22, ठीक है, इस 22 से 22 कट जाएगा, और देखो इससे से काटो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, और 12 चौक 48 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, या फिर CSA कर्व सरफेस एरिया जो आएगा, यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वो 48 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, यही आपका आंसर है, ठीक है, ओके। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, अगर कोई क्वेश्चन आपको नोट करना रहेगा बीच में, तो आप लोगों से सलाह है बेटा कि सब लोग वीडियो को पॉज करके ना, क्या करके, रोक करके, पॉज का मतलब होता है रोक करके, पॉज तो आप देते ही हो ना, जब कैमरे में करते हो कि जरा पॉज दो, पॉज का मतलब रुक जाना, है ना, तो वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहना चाह रहा है, एक तुर्की एक देश है, उसमें टोपियों का चलन है बेटा, और एक डायग्राम दिया है ना 13.24, जो आपकी किताबों में भी है और स्क्रीन पे भी है। तो इस तरीके की टोपी, अच्छा टोपी जो है वो छिन्नक के आकार की है, तो छिन्नक से संबंधित ही सवाल है, तो बेसिक सी बात वही है कि वहीं जाके रुकेंगे हम लोग। एक तुर्की टोपी के एक छिन्नक के आकार की है, यदि इसके खुले सिरे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और ऊपरी सिरे की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर हो, तो टोपी की त्रिज्या ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो बनाने में प्रयुक्त क्षेत्रफल बताना है। बहुत बढ़िया सवाल है। टोपी जो होगी आपके पास में, टोपी ऐसी होगी ना, ठीक है, इसका एक सिरा खुला रहेगा, एक सिरा बंद रहेगा। कौन सा सिरा खुला रहेगा, अरे ये तो बेसिक सी बात है भाई, ऊपर वाला बंद रहेगा, नीचे वाला सिर खुला रहेगा, तभी तो उसमें खोपड़ी घुसेगी, समझ रहे हो। और भाई साहब ने कहा है इसके खुले सिरे की त्रिज्या, खुला सिरा नीचे वाला है ये जो हमारे पास में, यानी कि ये, अच्छा मैं बड़ी त्रिज्या, हम लोग बात करते हैं R1 को R2 से ही बड़ा लेके चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन में कंफ्यूजन ना हो तो इसलिए मैं कह रहा हूं आपको कि R1 हमेशा बड़ी त्रिज्या को लेके चलना है, इसके अंदर किसको लेके चलना, बड़े वाली त्रिज्या को R1, तो हम लोग कह सकते हैं कि R1 इज इक्वल टू, हमें दिया है इन्होंने 10 सेंटीमीटर, कितना 10 सेंटीमीटर, और जो बंद है इसका ऊपरी सिरा जो है उसकी 4, तो यानी कि R2 इक्वल टू दे दिया इन्होंने 4, तो आप यहां पे लिख सकते हैं साइड में, देन R1 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर कोमा R2 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और साथ ही साथ भाई साहब ने एक बड़ी कमाल की बात दी है कि तिर्यक ऊंचाई जो L है वो हमारी 15 सेंटीमीटर दी है, कितनी 15 सेंटीमीटर। बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। भाई देखो बनी तो होगी है, किसी कपड़े की बनी होगी, बेसिक सी बात है कि कितना लगेगा कपड़ा, यानी कि उसका क्षेत्रफल हमें बताना रहेगा इस क्वेश्चन के अंदर। और कैसा रहेगा थोड़ा सोच लिया जाए, मैं एक योजना बना लेते हैं पहले कि कैसे सॉल्व होगा क्वेश्चन, ठीक है, बनाने में, ठीक है, किसको, टोपी है ना, ये टोपी कहा, इसने क्या कहा है, तुर्की टोपी है ये भी, है ना, कि टोपी, ठीक है, को बनाने में, ठीक है, प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल जो होगा वो कितना होगा। अच्छा सोचा जाए, एक तो छिन्नक का वक्र पृष्ठ ले लेंगे हम लोग, है ना, छिन्नक का, एक तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, छिन्नक, है ना, छिन्नक ही कह लो यार, क्या दिक्कत है, छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, या CS से शॉर्टकट में लिख देंगे,
प्लस, लेकिन ये टोपी ना, ये टोपी एक तरफ से बंद है, एक तरफ से खुली है। अगर दोनों तरफ से बंद होती तो टोपी ना कहलाती, पहली बात तो ये है। लेकिन अगर एक तरफ, दोनों तरफ से बंद होती, फिर यहां पे सीधी बात थी, प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल जो निकालते हैं हम लोग, इसका संपूर्ण प्रश्न निकाल लेते उठा करके। लेकिन हमें एक तरफ से खोलना है, कौन सा खुला है? नीचे वाला, तो ऊपर वाला बंद है। अच्छा, ऊपर वाला एक, अगर इसको ऊपर से देखा जाए, टोपी कोई पहन ले, उसकी छत से देखा जाए उसे, तो इसकी त्रिज्या अगर r1 है, r2 ली है हमने, तो इसका क्षेत्रफल कितना बनेगा? कितना बनेगा? पाई r2 स्क्वायर, नहीं तो यहां पे आ जाएगा पाई r2 स्क्वायर। ठीक है, तो एक योजना सी बना ली। अब सीधी बात है, देखिए अब बस इसी से करते हैं योजना, क्या काम शुरू करते हैं। छिन्नक का सी एस से होता भी निकालने का फॉर्मूला था, वो था पाई l इंटू r1 प्लस r2। ठीक है बेटा, प्लस पाई r2 स्क्वायर, तो फाइंड करो। थोड़ा सिंपल कर लें अगर पाई को, कोई बात नहीं, अभी करते हैं। पाई को पाई ही रहने दो। l हमारे पास है 15 गुणे 15, r1 प्लस r2 दोनों को जोड़ दो तो 14 आ जाएगा। डायरेक्ट लिख दूं? लोगों लिख लेते हैं 10 प्लस 4 प्लस पाई r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 4 का स्क्वायर। सॉल्व कर लो भाई। तो इसका वैल्यू 22/7, कोई दिक्कत नहीं है, इंटू 15 इंटू 14 प्लस इसकी वैल्यू 22/7 और इंटू 16। ठीक है, अब पॉइंट में आंसर करना, क्या करना है वो आपको देखना रहेगा। ठीक है, आपके पास में वो आपको देखना रहेगा। तो इसको कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना आपके पास में। तो चलिए, क्या मैं इसे काट दूं अभी? 7 से 7 फिर एलसीएम लेना पड़ेगा, नहीं तो नहीं काटो। तो सीधी बात है, पहले गुणा कर लो। पहले आप एक काम करो, 15 की 14 में गुणा कर लो, तो मेरे हिसाब से आएगा 210। हाँ, 15 चौक 60 की 0 हासिल लगे 6 और 15 कम 6 और 21 आ गए 210। तो यानी कहने की बात आ जाएगा 22 गुणे 210/7। इसको जल्दबाजी में काट के फायदा कुछ नहीं है ना। 7 दूनी 14, आप सोच रहे हो काटा क्यों नहीं है? क्योंकि फिर बाद में एलसीएम लेना पड़ेगा। और 16 दूनी 32 का 2 हासिल लेके 3, 16 दूनी 32 और 3 35। ठीक है, बटे 7। इसकी मल्टीप्लाई कर लो, इसकी भी मल्टीप्लाई कर लो कि 222 की मल्टीप्लाई 21 में कर लो तो आ जाएगा 22, और आपके पास में 4 और फिर से 4 तो 2। ठीक है बेटा, ये आ जाएगा 6 और ये 4 और 1 0 है ही है। फाइनली आपके पास आ जाएगा ये कितना? 462, नहीं 4620 प्लस 352। ठीक है, बटे 7। तो जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा लगभग 4972। 4972 भाई, यही तो आएगा। 620 और 352 972। हाँ ठीक है, बटे 7। आंसर पीछे कितना दिया है, क्या दिया है, उस संबंध में जरा बात कर लें। ठीक है, उस संबंध में जरा बात कर लें कि कितना आंसर दिया है, क्योंकि उस हिसाब से छोड़ देंगे ना। आंसर तो हमने यहाँ भी सही निकाला है आपका अपना, कोई समस्या वाली बात नहीं है। भाई साहब ने दिया है 710 सही 2/72। तो देखते हैं जरा, 710 सही 2/72, जरा चेक कर लो सही है क्या। 710 की मल्टीप्लाई करो 71 में, 700 7 ही कम 7 और 7 7 49, और इसमें अगर 2 जोड़ूंगा, हाँ बिल्कुल ठीक है भाई, उन्हें 4970 तो आ ही गया है। 2 ऊपर एलसी वो जुड़ी जाएगा, तो इतना। ये क्या है, ये क्या है? क्षेत्रफल है, तो हम लोग सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर बात करेंगे। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो चुका है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और जो क्वेश्चन नंबर आपका है 4। और मैं फिर कह रहा हूं कि वीडियो को जरा पॉज कर लें, पॉज करने के बाद क्वेश्चन को नोट कर लें। अगर कोई क्वेश्चन आपको ऐसा लग रहा है जिसको उतारना आवश्यक है, और नहीं लग रहा तो फिर अपने आप करें तो बहुत बढ़िया बात है। अब चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 कह रहा है कि धातु की एक चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के छिन्नक के आकार का है। ठीक है भाई, ये कह रहा है धातु की चादर से एक ऐसा बर्तन बना है जो ऊपर से खुला होता है। बेसिक सी बात है, शंकु के छिन्नक का आकार का है, तो ऐसा बर्तन है। ठीक है, ऐसा बर्तन है भाई। बर्तन ऊपर से तो खुला रहेगा, नीचे से खुला रहेगा, तो क्या बर्तन है यार, कैसी बात कर रहा है।
है ना। तो धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के छिन्नक के आकार का है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। इसका मतलब जो टोटल हाइट है इसकी, यहां लिखता हूं बाहर, वो 16 सेंटीमीटर है, ठीक है ना आपके पास में। और क्या कह रहा भाई, निचले सिरे और ऊपरी सिरे की त्रिज्याएं 8 सेंटीमीटर, ये वाली तो हमारी कितनी है, 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ऊपर वाली मेरा बेटा वो कितनी दे रखी इसने बेचारे ने, 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। आगे कह रहा कि 20 रुपए प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य बताओ। तो दूध का संबंध सीधा सीधा यह है कि पहले इसका आयतन निकालना पड़ेगा, एक सीधी बात तो यह है, ओके। साथ ही इस बर्तन को बनाने में प्रयुक्त चादर का मूल्य 8 रुपये प्रति 100 वर्ग सेंटीमीटर की दर से ज्ञात करो, और यह भी बताना है इस बर्तन को बनाने में कितने पैसे लगेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले दूध की बात कर लें भाई, सबसे पहले बात कौन सी कर लें, दूध की, जैसे चौक ले लें, फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ, ठीक है। पहले हम बढ़ते हैं, ठीक है, पहले हम बढ़ते हैं दूध की तरफ, ठीक। और दूध का सीधा संबंध रहेगा आयतन से। तो आप ये कहिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे पहले कि बर्तन की जो धारी, बर्तन की पहले डायमेंशंस लिख लो जरा कितनी है, ठीक है। नहीं, बर्तन में क्या चीज क्या है, ऊपर वाली को मैं R1 ही कहूंगा कि R1 मेरी 20 सेंटीमीटर है, ढंग से लिख लेना भाई, हाँ। एंड R2 मेरी नीचे वाली 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। और उसके बाद में इसकी ऊंचाई जो है H जो है वो 16 सेंटीमीटर है, ओके, ये भी बात ठीक है। ऊपरी सिरों की त्रिज्या निकल गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं बर्तन की धारिता, बर्तन की, ठीक है, बर्तन की धारिता निकालते हैं, ठीक है। धारिता मतलब आयतन। फॉर्मूला लगेगा 1/3 पाई h इंटू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 R2, ठीक है। तो 1/3 पाई की वैल्यू क्या रखें, 22/7 अभी रख लो पाई को एज इट इज। h कितना है, 16 है। कितना दिया पाई की वैल्यू, 3.14 दी है, तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 3.14 इंटू R1 का जो h तो लिखो, h कितना है 16 इंटू, और R1 का जो वर्ग है वो आ जाएगा अंदर 420 का वर्ग, प्लस R2 का जो वर्ग है वो 64 आ जाएगा, और प्लस इन दोनों की गुणा, 8 दूनी 16, 160, ठीक है। इसको कैलकुलेट करते हैं जरा, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, फिर देखते हैं। 3.14 गुणे 16 और गुणे 464 और 160, 224, तो 624 आ जाएगा बटे 3, ठीक है, बटे 3। समझ नहीं पा रहे क्या करा मैंने भाई, ये कितना हो गया, 224 और 400, 624 हो गया, ऐसा काटो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 में चलेगा नहीं, ना चलने की 0, और 3 अठे 24, तो आ जाएगा 3.14 गुणे 16 इंटू 208 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका इसका आयतन आ जाएगा। अभी सॉल्व नहीं किया है पूरा, क्योंकि उसने आगे भी खेल बताया है, और आगे के खेल को निपटाते हैं, फिर चलते हैं इसके बनाने के उस पे। सब भाई साहब कह रहे हैं कि 20 रुपए प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य है। पहले देखिए, सबसे पहली बात तो ये सुनिएगा, हमारे पास इसकी धारिता सेंटीमीटर क्यूब में है। अगर मैं इसको 1.34 गुणे 16 गुणे 208 को अगर मैं 1000 से डिवाइड कर दूंगा, तो आप लोगों को सबको पता है, ये बात पहले भी चर्चा हो चुकी है, तो ये लीटर में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, लीटर में। अब वो लाइन लिखिएगा, 1 लीटर, देखो क्वेश्चन से निकाल रहा हूं मैं, 1 लीटर दूध का जो मूल्य है, दूध का मूल्य जो दिया है भाई साहब ने दिया 20 रुपए। कितना रुपए दिया है, 20 रुपए। लेकिन मेरे पास टोटल दूध कितना आएगा इसके बर्तन के अंदर, जितनी इसकी धारिता है, धारिता कितनी है, इतने लीटर है। तो अगर मैं बात करूं 3.14 गुणे 16 गुणे 208 बटे 1000, ठीक है नहीं, लीटर दूध का मूल्य कितना रहेगा, मूल्य, तो हम लोग 20 से गुणा कर देंगे। 3.14 गुणे 16 गुणे
आपके पास में 208 बटे 1000 गुणे 20 है ना। तो एक जीरो से एक जीरो काट दो पहले तो, और जब मैं इससे से काटूंगा तो ये कट जाएगा 50 बार। ठीक है, फाइनली आ जाएगा मेरे पास में। और भी काट लो ना, ये कहीं एक और काट लो कि जैसे मैं 2 से काटूँ ये 8 बार कटेगा, ये 25 बार कटेगा। ठीक है, तो फाइनली आ जाएगा 3.14 गुणे 8 गुणे 208 बटे कितना आ जाएगा 25। ठीक है, बटे कितना आ जाएगा 25। अब इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा। ठीक है, इसे सॉल्व कर लो और देखते हैं क्या बनती है बात। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, पहले मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो यहां से आप लोग यहां से मेरे साथ थोड़ा सा इस कॉर्नर में आएंगे, है ना। और बराबर का चिन्ह का मतलब है कि ये चीज इसके मूल्य को निकालना हम लोग, है ना। तो सबसे पहले मैं गुणा कर रहा हूं 8 किस में कर रहा हूं, 8 चौक 32 का 2 का हासिल लगे आपके पास में 3, 8 एकम 8 और 3 11 का 1 का हासिल लगे 1, और 8 या 24 और 1 25 होते हैं। ठीक है, 0.2 स्थान पर लगेगी गुणे 208 बटे 25। अब इसकी भी गुणा कर लो, चलो साइड में पहले, है ना। 208 की 208 को मल्टीप्लाई करना है, या ऐसा कर लो 25.12 को गुणा करना 208 से। ठीक है, करते हैं। 8 दूनी 16 का 6 हासिल लगा 1, 8 एकम 8 और 1 9, और 8 पंजे 40 की 0 हासिल लगे 4, 8 दूनी 16 4 20। ठीक है, फिर आ जाएगा 0 0 0 0 0, फिर काटी काटी, और 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 की 0 हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, ऐड कर लो भाई 6 9 4 2 0 5, और 0.2 के बाद तो 50 24 है ना, 5024, तो आ जाएगा 5024.96 बटे 25। अब इसे 25 से भाग कर लो, इसको 25 से भाग करते हैं, देखते हैं क्या बात बनती है ना आपके पास में। तो भाग करते हैं 25 से, भाई क्या दिक्कत है भाग करने में, तो कर लें भाई। 5024.96 को भाग करो 25 से, तो कितनी बार चलेगा, 25 दूनी 50। ठीक है, 0 बचा, ऊपर से कितना होता रहा 2, 2 में चलेगा नहीं, ना चलने की 0 लगा लेंगे हम लोग। ठीक है, फिर ऊपर से उतार लिया 4, 4 में फिर नहीं चलेगा, ना चलने की, फिर 0 लगा लेंगे। अब दशमलव को हटाएंगे, पहले दशमलव यहाँ आ जाएगी, और ऊपर से उतार लेंगे 9, ऊपर से उतार लेंगे 9, और 25 नंबर आ जाएगा, 25 नंबर आपके पास में 225। ठीक है, 4 घटेगा 2 घटेगा आपके पास, ऊपर से कितना उतार लेंगे 6 उतार लेंगे, और फिर 25 निम्न में चलेगा। तो आंसर कितना है यार इसका, जरा देख लें एक बार, देख लें एक बार, पीछे की तरफ चले जाएं। इसका आंसर लगभग आना चाहिए 201 के आसपास। कितना आना चाहिए भैया, 209, कितना आना चाहिए 209 रुपये। तो 209 रुपये, तो क्या गलती हुई है मेरे पास, इसको जब हम लोग 25 से भाग करेंगे, ठीक है, ये गड़बड़ कर दो ना, कर दिया हमने भाग करने में, एक बार दोबारा देख लेते हैं, गड़बड़ तो नहीं हुई है भाग करने में भाई। ठीक है, दोबारा देखते हैं, दोबारा देखते हैं। ओके, तो हम लोग 25 दूनी 50 कर लेंगे, और 0 आया, है ना, ऊपर से उतार लिया हमने 2, और 2 में चलेगा नहीं पड़ा, ना चलने की 0। ठीक है, ऊपर से हम लोग 4। ठीक है, आपके पास में तो कहीं पे फॉल्ट हुआ है मेरे भाई, कहीं पे फॉल्ट हुआ है, कहीं ना कहीं हम लोगों ने थोड़ा सा इसमें फॉल्ट कर दिया है। जरा एक मिनट रुक जाओ, जरा देख लें अच्छे से, फिर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देख लें कहाँ फॉल्ट है, कहाँ पे गड़बड़ है, गड़बड़ है। तो एक काम करते हैं यार, इसमें ऐसे ढूंढने से तो नहीं मिलेगा, तो इसको थोड़ा यहाँ से दोबारा ही देख लेते हैं, है ना, यहाँ से इसको दोबारा ही देख लेते हैं कि कहाँ कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है। तो फाइनली हम लोग लिखेंगे 3.14 गुणे 16 और गुणे 208 बटे कितना आ जाएगा 1000। ठीक है, आपके पास में, और गुणे 20, है ना। तो अगर मैं इसे 0 काटूं और ये पूरा का पूरा 50 आ जाए, ठीक है, फिर यहाँ इसे 8 बार काटूं और ये 25 आ जाए, तो फाइनली मेरे पास आ जाएगा
8 की इसमें गुणा कर लो, 8 चौक 32 का 2 का हासिल लगे आपके पास में 3, और 8 का अमाउंट 3, 11 का 1 का हासिल लगे 1, ठीक है। 8 से 24 और 1 होता है 25, है ना, और 2 के बाद लगेगी दशमलव, तो 25.12 है ना आपके पास में, 25.12, 12 नहीं कह सकते ना, 1 2 है ना, और गुणे 208 बटे 25 है ना। तो पहले सिंपल कर लो यार, मैं सोच रहा इसको भाग कर लें, 208 को ही भाग कर लो 25 से, तो कितनी बार चलेगा भाई, 25 अट्ठे 200 होते हैं, 25 अट्ठे 200 होते हैं पूरा, तो बचेगा 8, और दशमलव लगा लेंगे तो 0 बढ़ा लेंगे, 25 दूनी होते हैं 50, और 25 दिया होता है 75, तो बचेगा 5, और 25 दूनी होते हैं 50, तो ये आ जाएगा लगभग, जब मैं इससे इसको काटूंगा तो आ जाएगा 8.32, ठीक है, 8.32। तो कहने की बात ये कि 25.12 को मल्टीप्लाई करो 8.32 से, फिर देखो क्या बनती है बात, 2 दूनी 4 का 4 हासिल लगे कुछ भी नहीं, 2 एकम 2, और 2 पंजे 10 की 0 हासिल लगे 1, 2 दूनी 4 और 1 5, फिर आ जाएगा हमारे पास में 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 5 हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, काटी फिर काटी, फिर आ जाएगा हमारे पास में 8 दूनी 16 का 6 हासिल लगा 1, 8 एकम 8 और 9, 8 पंजे 40 की 0 हासिल लगे 4, ठीक है, 4, 8 दूनी 16 4 20, तो आ जाएगा मेरे पास में 4, ठीक है मेरे भाई, और फिर 8, ठीक है, 9, 14 का 4 का हासिल लगा 1, 7 और 1 8 आपके पास में, और फिर आ जाएगा 0 और 2, 4 के बाद दशमलव 1 2 3 4, हाँ ठीक है, 208 तो ये कैलकुलेट होके आएगा बेटा, कैलकुलेट होकर के जो आएगा तो यहाँ इस कोने में देख लेंगे, मेरे पास इस कोने में देख लेंगे, इसको कैलकुलेट करके हम लोग लिखेंगे, ठीक है, कितना आएगा, मैंने अभी कैलकुलेट 208.49, ठीक है, सेंटीमीटर नहीं रुपए, इतने रुपए में काम चला, इतने रुपए लगेंगे। पीछे कितना आंसर दिया है, पीछे कितना आंसर दिया है, 209 रुपये दिया है शायद, कितना दिया है, कितना दिया बेटा, हाँ 209, 208.49, तो ये लगभग नियर बाय, लगभग में, ठीक है, लगभग आपके पास में ये आंसर लगभग, ठीक है, लगभग में ये आंसर सही है। बाकी कैलकुलेशन आप लोग भी देख लेना करके, अगर एग्जैक्ट आ पा रही हो वैल्यू, लेकिन मुझे लगता है ये आंसर एक्यूरेट है, कैलकुलेशन ने ढंग से ही की है, ऐसी बात नहीं है। तो अभी इसमें इस क्वेश्चन में हमने सिर्फ एक चीज निकाली है कि इसमें जो दूध आएगा वो कितने रुपए का होगा, वो होगा 208.49, और राउंड फिगर में बात करें तो 209 रुपए उन्होंने लिखा है कि ऐसा भी लिख सकते हैं नियर बाय 209 रुपए आपके पास में, है ना, इतना करके। लेकिन हम लोग इसके चक्कर में, क्योंकि हमें आंसर थोड़ा ही पता होंगे सीट के अंदर, हमें पेपर में तो आंसर थोड़ा ही पता होगा, तो आप इतना ही छोड़ के आएंगे, और लगभग भी लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा आंसर लिख करके आएंगे आप, ठीक है, क्योंकि हमारी कैलकुलेशन यही कहती है। तो अब इसमें जो नेक्स्ट चीज है उसको मैं करने के लिए मैं नीचे वाला पूरा पोर्शन में रफ कर रहा हूं, जहां से मैंने बर्तन की धारिता वाली बात, दूध का मूल्य निकाला है। तो अगर जरूरत हुई तो आप लोग नोट कर लें, नहीं तो फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं, 4 कर रहे हैं, ठीक है, ओके 4 कर रहे हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ओके। अब हमें इस बर्तन को बनाने में प्रयुक्त धातु की चादर, सबसे पहले ये देखा जाए कि कितनी चादर इसमें लगी है। इसका मतलब हम लोग लिखते हैं बर्तन बनाने में, ठीक है, बर्तन बनाने में प्रयुक्त, ठीक है, प्रयुक्त धातु की चादर का अक्षेत्रफल वो बराबर कितना होगा, एक तरफ से खुला हुआ बर्तन है, ऊपर से खुला है, तो एक तो हो गया बर्तन छिन्नक के आकार का है, तो वही बात है, बर्तन का वक्र पृष्ठीय अक्षेत्रफल प्लस नीचे से इसको बंद करना, नीचे हमारे पास में नीचे का आधार गोल होगा, उसकी त्रिज्या हम R2 मानते हैं, या लिख सकते हैं आधार का अक्षेत्रफल। तो 22 भाई, ये हमारा योजना है, इस योजना से हम लोग काम करेंगे। लेकिन एक समस्या है, जब हम लोग छिन्नक के आकार की वस्तु का
CS से निकालते हैं, CS से निकालते हैं तो हमें फॉर्मूला लगाना पड़ता है पाई एल R1 प्लस R2। बट प्रॉब्लम इज हियर, यहां प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास R1 भी है R2 भी है, L नहीं है, तो पहले L निकालेंगे। और L निकालने का जो फॉर्मूला है, L निकालने का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला हमने पिछले वाली वीडियो में अच्छे से बताया था कि जो तिर्यक ऊंचाई होती है, तिर्यक ऊंचाई होती है L, वो L निकाला जाएगा अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। इन फॉर्मूलों को डिराइव भी कराएंगे, जो अच्छी एक्सरसाइज है उसमें हम लोग इनको बना के भी दिखाएंगे, क्योंकि छठा सातवां क्वेश्चन वो इन्हीं फॉर्मूलों को बनाने वाला है। ठीक है, तो L इज इक्वल टू आ जाएगा, तो एच स्क्वायर का मतलब हो गया 16 का स्क्वायर होता है 256 प्लस R1 माइनस R2 दोनों में से घटाओ 20 में से 8 जाके 12 का स्क्वायर 144, तो बड़ा सीधा हो गया साहब, ये हो गया 400 और 400 का मतलब हो गया 20, है ना, 400 का वर्गमूल 20 होगा सेंटीमीटर। ठीक है, तो इतना निकलने के बाद में आप यहीं लिख लो, यहीं पे लिख लो, आप चाहे तो यहीं पे कर लेते, तो हमारे पास L जो है फाइनली आ जाएगा कितना 20, या इसको आप ऐसे ही नोट करें, नहीं तो आप कहोगे सर ऊपर कैसे एकदम से लिख देंगे। तो अब मैं बर्तन में प्रयुक्त होने वाली चादर का क्षेत्रफल निकाल रहा हूं भाई। देखो, बर्तन बनाने में, ठीक है, में प्रयुक्त चादर का क्षेत्रफल बराबर बर्तन का वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये होता है पाई L और R1 प्लस R2 प्लस आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई R2 का स्क्वायर। तो बेटा मेरे कितना आ जाएगा, पाई होता है 22/7, अभी नहीं रखते हैं R, L कितना है 20, ठीक है 20, R1 प्लस R2 को जोड़ेंगे तो हम लोग 28 प्राप्त कर लेंगे, और पाई है ही है इंटू R2 का जो स्क्वायर है 64। ठीक है मेरे भाई, तो अगर आपको दिक्कत महसूस ना हो रही है तो पाई को कॉमन निकाल लिया जाए। ठीक है, पाई को कॉमन निकाल लिया जाए, यह आ जाएगा 28 दूनी 56, 560 प्लस 64, ये कहिएगा तो आ जाएगा पाई गुड़े 624, है ना, 624। उसकी वैल्यू अगर रखना चाहो तो 22/7, 3.14 रख लो, 3.14 गुड़े 624, क्योंकि 7 से कटेगा या नहीं कटेगा। ठीक है, आपके पास में सेंटीमीटर स्क्वायर इतनी चादर खर्च होगी, है ना। अब मेरे को निकालना है, उसने एक सेंटेंस दिया है, अगर क्वेश्चन में पढ़ा जाए, भाई साहब कह रहे हैं कि चादर का मूल्य जो है 100 वर्ग सेंटीमीटर का 8 रुपए है। तो मैं थोड़ा सा, अब मेरा काम हो चुका, मैं इसको रफ कर रहा हूं ऊपर से, ठीक है, ताकि मैं क्वेश्चन कंप्लीट कर दूं। चित्र भी हटा दूं मैं, चित्र की जरूरत तो नहीं है ना, अब हटा दिया, अब कंप्लीट क्वेश्चन यहीं पे आ जाएगा। ठीक है, तो अब उसने कहा है कि अगर मैं 100 सेंटीमीटर स्क्वायर जो चादर है, चादर का जो मूल्य है, जब मार्केट में गए मूल्य है वो 8 रुपए है। ठीक है, तो अगर मैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का चादर का मूल्य निकालूंगा तो 8/100 रुपये आ जाएगा, है ना आपके पास में। ओके, लेकिन मेरे पास कितना एरिया है, मेरे पास इतना एरिया है, तो अगर मैं निकालूंगा 3.14 गुणे 624 सेंटीमीटर स्क्वायर चादर का मूल्य निकालूंगा मैं, चादर का मूल्य चौक बड़ा यार खत्म हो गई, चौक ले लें जरा एक बार, फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। ठीक है, हाँ, का जो मूल्य रहेगा वो हो जाएगा 8/100 गुणे जो हमारा 3.14 और गुणे आपके पास में 624। ठीक है भाई, तो पहले तो सीधी बात है, आप इससे जब इसे भाग करेंगे या काट लो 50 बार जाएगा, ये 4 हो जाएगा, फिर ये 2 बार और ये 25 बार। ठीक है, थोड़ा सरल हो गया ना, और इसकी गुणा पहले डबल कर लो इसको, तो कितना जाएगा आपके पास में 4 दूनी 8, 2 और 6। ठीक है, आपके पास में, और गुणे कितना 624/25, है ना आपके पास में। तो थोड़ा सा और इसको सॉल्व कर लें नीचे की तरफ। ठीक है, नीचे की तरफ आपके पास में ठीक, तो कैलकुलेशन सही है, बिल्कुल ओके है। तो मैं कहाँ करूँ भाई काम, यहीं पे कर लेते हैं, ये तो एक अतिरिक्त चीज़ थी ना।
तो अब मैं ना साइड में 624 को ना भाग कर रहा हूँ 25 से, और 25 दूनी होते हैं 50, बचता है 12, ऊपर से उतरा 4, 25 चौक होते हैं 100, बचे 24, ऊपर ना चलेगा नहीं, दशमलव लगा लेंगे, 0 बढ़ा लेंगे, और 25 अट्ठे होते हैं 200, फिर बढ़ता है 4, 40, 25 एकम होता है 25, फिर आता है 15, और 25 सिक्का होता है 150, तो 24 दशमलव ये आ जाएगा हमारे पास में 6.28 गुणे, ठीक है, गुणे 24.816। अब इनकी मल्टीप्लाई करो और आंसर प्राप्त करो। तो मैं यहाँ पे रफ कर लूँ इसको अब, ठीक है, यहाँ से रफ कर ले रहा हूँ मैं, ठीक है, आपके पास में। तो 24.816 की गुणा करेंगे 6.28 में, 8 8 छिंग 48 का 8 हासिल लेके 4, 8 का 4, 12 का 2 हासिल लगा 1, 8 64 और 1 65 हासिल लेके 6, 8 चौक 32 और 6 38 हासिल लेके 3, 8 दूनी 16 और 3 19। ठीक है भाई, चलिए काटी, 2 छिक 12 का 2 हासिल लगा 1, 2 एकम 2 और 1 3, 2 अठे 16 का 6 हासिल लगा 1, 2 8 और 1 9, 2 4 आपके पास में, फिर काटी 6 36 का 6 हासिल लेके 3, 6 एकम 6 और 3 9, 6 अठे 48, ठीक है, 6 अठे 48 का 8 हासिल लेके 4, 6 चौक 24 और 4 28 हासिल लेके 2, 6 दूनी 12 और 2 14। चलिए भाई जोड़ लो 8 4 और मेरे भाई 14 का 4 हासिल लगा 1, और ये आ जाएगा मेरे पास में 15 और 8 होते हैं 23 और 1 24, फिर 2 हासिल आगे 18 26 और 2 28 हासिल लगे, फिर 2 और आ जाएगा मेरे पास में, और 12 और 1 13 और 2 15, ठीक है, हासिल लगा 1 आपके पास में, या ज़्यादा आएगा, गलत हुआ ना, हासिल यहाँ पे हमारे 2 लगे हुए थे, तो यहाँ पे आ जाएगा 12 और 1 13 और 2 15, ठीक है, और आपके पास में 14 और 1 15 और फिर 1 ही है, ठीक है, तो 0.5 के बाद 1 2 3 4 5, तो 155.8 कितना आया हमारे पास में, 155.84, या फिर 156 कह लो इसको, 156 अप्रोक्सीमेटली। तो कितना जरा आंसर है पीछे, ये जरा देख लें एक बार, ठीक है, कितना है भाई, देखो ऐसा है कैलकुलेशन जो है 156.75 आ रहा है, 156.75 आ रहा है, इसमें इन्होंने कहा है, पीछे दिया 156.75, अंतर तो काफ़ी है यार, इतना अंतर तो नहीं आना चाहिए, लेकिन अब क्या किया जाए, कुछ नहीं किया जाए, बस सिर्फ इतना करना है, जो काम किया है बेटा उसको एक बार कैलकुलेशन को चेक कर लेना अपनी, मतलब जो मैंने काम किया है आपके सामने। अब देखो सामने इंटरेक्शन होती, आप लोग सामने बैठ के मेरे से पढ़ते यूट्यूब का, तो दिक्कत तो देखो जहाँ जहाँ एडवांटेज है, यहाँ फ्री में मिल रही पढ़ने को, तो ये एडवांटेज है, लेकिन समस्या ये है कि आप कि जो हमारे पास बातचीत होने में जो मज़ा होता है ना क्लासरूम में, वो मज़ा नहीं आता। तो वही बात है कि आप लोग अगर कहीं पे थोड़ी बहुत कैलकुलेशन में आपको लगी हो, तो आप इसको दोबारा से एक बार देखें कैलकुलेशन को, मेथड की गारंटी पूरी है कि जो हमें करना था वो हमने कर दिया, सिर्फ कहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुई होगी, कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई होगी, लेकिन अगर करते समय आपका भी आंसर यही आ जाए, आप भी यहीं पे आ जाएं और मैं भी यहीं पे आ जाऊं, फिर भैया आप और हम मिल करके फाइनल कर देंगे यही आंसर सही है, ठीक है। तो ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, तो इसका क्वेश्चन लास्ट करते हैं, फिर हम पढ़ते हैं आगे की तरफ, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखिए 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, किताबों में देखते रहे, किताबों के बिना मत बैठा करो वीडियो के अंदर, जब भी वीडियो देखें आप लोग तो किताबें सामने रख के, ताकि क्वेश्चन समझ में आए आपको। देखिए चलिए, अब क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 5, ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 5, ठीक है। 5वें क्वेश्चन में उसने क्या कहा है कि 20 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले और शीर्ष कोण 60 डिग्री वाले एक शंकु को
उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए एक तल से दो भागों में काटा गया है, जबकि तल शंकु के आकार के आधार के समांतर है। ओके, यदि हम इस प्राप्त शंकु के छिन्नक को 1/16 सेंटीमीटर वाले एक तार के रूप में बदल दिया जाए तो तार की लंबाई बताइए। बड़ा आसान क्वेश्चन है। देखिए भाई साहब ये कह रहे हैं कि एक शंकु है मेरे पास, इस शंकु को थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, थोड़ी सी कुछ इसमें अलग टेक्निक लगेगी। और इस शंकु का शीर्ष कोण बेटा जो है वो 60 डिग्री है। कितना है? 60 डिग्री। यही तो कहा है 60 डिग्री है, या नहीं कहा है? यही 60 डिग्री वाले एक शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच, हाँ वर्टिकल शीर्ष कोण इसका इतना ही दिया गया। ठीक है, ओके। और बीचों बीच का मतलब कितना है हमारे पास में? इसकी जो ऊंचाई है, टोटल जो ऊंचाई है बेटा वो है 20 सेंटीमीटर। कितनी है? 20 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक की। ओके, 20 सेंटीमीटर है। और ऊंचाई के बीचों बीच काटने का मतलब क्या है कि ये जो है हमारे पास बीचों बीच का मतलब है ये इस तरीके से कि भैया 10 सेंटीमीटर ऊपर रह जाए और 10 सेंटीमीटर नीचे रह जाए। ये तो बात कहेगा, बीचों बीच का मतलब तो यही है। ओके, इसको अब थोड़ा सा, अब बना छिन्नक हमारा, नीचे वाला हमारा छिन्नक, ऊपर वाले से मतलब नहीं है। जबकि तल के आधार के समांतर है। देखो ये जो तल है जिससे काटा गया है, इससे ही तो काटा गया, ये जो है आपके पास, और वो किसके समांतर है? आधार के समांतर है। ये भी बात समझ में आ गई। ठीक है, यदि प्राप्त शंकु, अच्छा शंकु की बात छोड़ो, सबसे पहले इसी की बात करो, क्योंकि हमें इसका आयतन निकालना पड़ेगा। और आयतन निकालने के लिए मेरे को चाहिए, क्योंकि आयतन का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? 1/3 पाई h r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर और r1 r2। तो मेरे को सबसे पहले r1 r2 चाहिएगी। क्या चाहिएगी? r1 r2। देखिए हम लोग ऊपर छोटी त्रिज्या है, ठीक है, इसको मैं कह दे रहा हूं r1 है। ठीक है, क्या है? r1 है। ओके, नीचे बड़े वाली त्रिज्या को हम नहीं, इसको ऊपर वाली को r2 कह ले, छोटी को r2 कहता हूं ना मैं, और बड़े वाली को मैं r1 कह दे रहा हूं। अब r1 और r2 कैसे निकाले जाएंगे? थोड़ा सा नामकरण कर लें। जैसे कि हमारे पास इसको मैं कह लेता हूं a, ठीक है, और फिर इसको कह लो b, इसको c। बड़े वाला तो a b c हो गया। बीच वाले पॉइंट को आप कह लो d, और इस वाले को कह लो आप, बीच में एक पॉइंट और है e, और इसको कह लो आप f। तो अगर ध्यान से देखा जाए, ठीक है, अगर ध्यान से देखा जाए, चौक ले लें पहले फिर बात करेंगे। अगर ध्यान से हम लोग देखें, क्या देखें, क्या देखें, हमारे पास में थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री लगानी पड़ेगी। अगर ये शीर्ष कोण 60 डिग्री का है तो ये कंपलसरी है, ये पक्का है कि इधर वाला भी 30 डिग्री होगा और इधर वाला भी 30 डिग्री होगा। तो मैं एक समकोण त्रिभुज से लेता हूं, समकोण त्रिभुज, त्रिभुज ए ई डी में, ऊपर से लिख लेना, त्रिभुज ए ई डी में जो कोण है मेरे पास में ई ए डी दैट इज इक्वल टू 60/2, यानी कि कितना? 30 डिग्री। ठीक है नहीं? और ये अब मैं लगा रहा हूं उसमें, देखो अब ध्यान से देखना, ये जो भुजा है, ये जो भुजा है ये कितनी है? ये जो लंबाई है ये 10 सेंटीमीटर है। आप ये भी कह सकते हैं कोमा लगा के कि जो ए ई है दैट इज इक्वल टू 20/2, क्योंकि इसको बीचों बीच काटा गया, पूरी 20 थी, तो हम लोग कह सकते हैं 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये मान लो कि जो हमारी डी ई है इसको मैं R2 मानता हूं और माना करके लिख रहा हूं, ये माना है। तो अगर मैं tan थीटा लगा लूं, tan 30 डिग्री लगा लूं, क्योंकि क्यों लगाया tan 30 डिग्री? ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के आए हैं कि अगर इस ट्रायंगल में मैं देखूं, इस त्रिभुज में, तो ये सामने वाला लंब है और ये आधार है। मेरे को आधार पता है, लंब निकालना है, तो और tan जो थीटा होता है ट्रिग्नोमेट्री में वो होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। बाकी वो चक्कर में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो tan 30 डिग्री आएगा, लंब आएगा मेरे पास में R2, आधार आ जाएगा मेरे पास में 10। तो इसकी 30 की जो वैल्यू होती है बेटा वो होती है 1/√3, हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ी है ना, इज इक्वल टू आ जाएगा R2/10। जब दिस इंप्लाइज R2 की जो वैल्यू निकालूंगा वो आ जाएगा 10/√3। और हमने वास्तविक संख्याओं में ये चीज भी पढ़ी है कि हम लोग हर का परिमेयकरण करते हैं, तो √3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, √3 से नीचे कर लो, तो आ जाएगा 10
√3/3 सेंटीमीटर, इतना ही छोड़ दो। अब मेरे को R2 तो निकल आया, मेरा R2 तो मेरा निकल आया, ठीक है। अब इसी तरीके से हम लोग बात करें, त्रिभुज ले लें बड़े वाले में, इस बार इस पूरे बड़े त्रिभुज में, ताकि R1 भी निकल आए। जो त्रिभुज है मेरे पास में ए, इस वाले पॉइंट को कुछ बोल लो, यहाँ ई बोल दिया, एफ बोल दिया, ABCDEFG इसको बोल दो आप, क्या कहते हो, जी। त्रिभुज AGB में अगर मैं tan 30 ही लगा लूं तो मेरे पास लंब बटे आधार, लंब कितना है R1 बटे आधार आ जाएगा। आधार ये पूरा हो जाएगा इस बार, ये वाला यहां से यहां तक, और ये दिया कितना है 20 सेंटीमीटर बटे 20, और यहां पे आ जाएगा 1/√3 बराबर R1 बटे 20, या फिर R1 को जब हम सॉल्व करेंगे तो R1 इज इक्वल टू आ जाएगा, सिमिलरली जैसा हमने इसमें किया है, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं 20√3/3। सेम काम करेंगे जैसा ऊपर वाले में किया, सेंटीमीटर। अब भाई अब कुछ सोचने वाली बात नहीं है, ठीक है, आपके पास में अब ज़्यादा कुछ इसमें काम बाकी नहीं है। अब हमें निकालना क्या है, एक बार क्वेश्चन को फिर नज़र मार लूँ। पहले आयतन निकालो, है ना, किसका आयतन, कौन है ये, शीर्ष कोण इतना शंकु, है ना। तो सबसे पहले शंकु, ये छिन्नक का, शंकु के, ठीक है, के छिन्नक का आयतन निकालो। क्या निकालो, आयतन। और आयतन जो रहेगा वो रहेगा πh R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर प्लस 1/3 भी आएगा ना शुरू में, हाँ, R1 एंड R2। तो सब्स्टिट्यूट करो, 1/3 पाई की वैल्यू अभी रखेंगे जरा बाद में। h कितना है मेरे पास, इसका जो h है, इसका जो h है, टोटल तो हमारा कितना 20 था। अब भैया h जो है मेरे पास यहीं पे लिख सकते हैं हम लोग, अगर बात करें कहाँ लिखें, अभी यूज करो EG है ना, EG, क्योंकि ऊपर से 10 है, ये टोटल हमारा 20 था, ऊपर हमने काटा 10, बीचों बीच काटना 10 बचेगा नीचे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 10 सेंटीमीटर। h की जगह यहाँ लिख सकते हो, चूंकि साइड में कहीं दे दो, आप मेंशन कर दो, जो आपके पास में EG रहेगा 20/2, क्योंकि बीचों बीच काटा जा रहा है, तो यह 10 सेंटीमीटर है ना, ये कहीं दे सकते हो आप, बीच में लिख देना कहीं, इनटू R1 का स्क्वायर मतलब क्या है, R1 मीन्स ये, तो आ जाएगा 400 × 3/9। क्या समझ में नहीं है बात, इसका स्क्वायर करो, 20 का स्क्वायर 400 होगा, √3 का स्क्वायर 3 होगा, और 3 का स्क्वायर 9 होगा, ठीक है, प्लस R2 का स्क्वायर आ जाएगा 100 × 3/9, ठीक है, प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई 200 × 3 200 × 3/9, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लो, थोड़ा कैलकुलेट बड़ा आसान तरीके से हो जाएगा, मैं इसको ऊपर से रफ कर रहा हूँ, आप लोग वो वीडियो को पॉज करके नोट कर लें तो बेहतर है, क्योंकि आप ऊपर का काम हम लोग अब दोबारा काम में नहीं लाएंगे, तो ठीक है। तो आयतन जो निकल रहा है, आयतन जो निकल रहा है, ठीक है, यहीं से लिखते हैं आयतन जो निकल रहा है वो निकल रहा है मेरा 10 π/3 गुणे, देखो ये हो जाएगा हमारे पास 4 × 1200 प्लस 300 प्लस 600 और सबके बटे 9, इसको सॉल्व कर लो तो आ जाएगा 10 π/3 गुणे 1200 1500 600 2100, है ना, 2100/9, 3 से काटो, 3 7 21 700, और आपके पास में जाएगा 7000, इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर लो, π/9 सेंटीमीटर क्यूब, इसको इतना ही छोड़ लो अभी। अब इस छिन्नक से ना ऊपर वाला हिस्सा हटा दो, ये है मेन आकृति तुम्हारी है। इस छिन्नक से हमें तार बनाना है, क्या बनाना है, तार, ठीक है, नहीं, ठीक है, छिन्नक से हमें क्या बनाना है, तार। अब जो तार है, जो तार का जो व्यास है, व्यास दिया है ना इसने, हाँ, व्यास है, यानी कि 2r है, वो हमारा 1/16 है। अगर मैं त्रिज्या निकालूंगा इससे, r बराबर कितना आ जाएगा, 1/32 आ जाएगा सेंटीमीटर।
अच्छा, अगर थोड़ा ध्यान से देखा जाए, जो तार होता है, तार, उसे अगर ध्यान से देखा जाए वो बेलनाकार होता है, तार जो होता है बेलनाकार। तो हमें ये कह रहा है कि भाई इसका हमें त्रिज्या तो पता चल गई, त्रिज्या कितनी है इसकी, अनुप्रस्थ काट की त्रिज्या 1/32 है, r इज इक्वल टू, हमें इसकी लेंथ निकालनी है, इसकी लंबाई को हम कुछ मान लेते हैं, इसकी लंबाई को हमने कह दिया h डैश कह दिया, हमने h1 कह दिया, माना तार की लंबाई ठीक है, कितना है, h1 है हमारे पास में, कितनी है, h1 है। अब ये क्लियर है, क्या क्लियर है कि जो तार का आयतन रहेगा, तार का आयतन वो बराबर रहेगा जो हमारे पास शंकु के छिन्नक का आयतन है, शंकु के छिन्नक का आयतन जो रहेगा आपके पास में, ठीक है। बस क्वेश्चन अब होने वाला है मेरे भाई, ठीक है, क्वेश्चन अब होने वाला है, नोट कर लिया करो, अगर नोट करना हो कुछ चीज वीडियो को रोक करके। तार का आयतन, तार एक कैसा है, बेलनाकार है ना, और बेलनाकार तार की जो वो रहेगी पाई आर स्क्वायर एच, हमने इसकी h1 कही है तो पाई आर स्क्वायर h1, तो पाई आर स्क्वायर h1 बराबर रहेगा, शंकु के छिन्नक का आयतन निकाला, बहुत बढ़िया, 7000 पाई बटे 9। अब देखो पाई से पाई कट जाएगा, इसलिए पाई की वैल्यू नहीं रखना चाह रहा था, है ना। और h1 r की वैल्यू कितनी है, 1/32 का स्क्वायर h1, 1/32 का स्क्वायर h1 बराबर रहेगी आपके पास में कितना, बराबर रहेगा आपके पास में 7000 बटे 9, ठीक है। तो h1 इज इक्वल टू आ जाएगा 7000 गुणे 32 बटे 9, ठीक है, आपके पास में 32 गुणे 9। तो अब मेरे भाई 32 का स्क्वायर कितना होता है, 1024 होता है ना, 1024 ही होता है, बिल्कुल होता है। तो 7000 गुणे 1024 बटे 9, इतने सेंटीमीटर जो है आपके पास में इसकी लेंथ आएगी। इसको जब भाग करेंगे बेटा, इसको जब भाग करेंगे तो वो आ जाएगा, मैं भाग करा था इसको पहले ही, मैंने देख लूँ एक बार जरा क्या भाग किया था, 769 769 ठीक है 44 मतलब इसका पूरे का सॉल्यूशन आएगा। आप चाहे तो पहले क्या कर लें, 9 से भाग कर लें, इसकी मल्टीप्लाई कर लें इसके साथ में, इतने सेंटीमीटर है, इतने सेंटीमीटर। लेकिन हमें आंसर किस में दिया है, इसने मीटर में दिया होगा, क्योंकि बड़ी वो है, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना कोई बड़ी बात थोड़ा ही है, 1000 से क्या कर देंगे, हाँ ठीक है, ओके, ठीक है, 79 उल्टा लिख दिया मैंने, ठीक है, यहाँ पे 96 आ जाएगा ये, ठीक है। और पीछे जो आंसर दिया है इन्होंने 964 वही है, इतना सेंटीमीटर है। अगर मैं इसको 7, ठीक है, यहाँ पे देख लें, 796,444.44 को मैं 1000 से डिवाइड कर दूं, कितने से, मीटर, 100 से डिवाइड कर दूं, तो आपके पास में जो आंसर निकल के आएगा, 0.2 स्थान इधर आ जाएगी, तो 796,444 मीटर जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो ये बेटा फाइनल हो गई एक्सरसाइज। इसके बाद हम लोग इस चैप्टर की अंतिम एक्सरसाइज करेंगे, जो ऑब्जेक्टिव है ऐच्छिक प्रश्नावली 13.5। आज